बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज 31 दिसंबर है, यानी 2025 का आखिरी दिन। हमने पूरा साल गुजारा है। मेरे तो ऑलमोस्ट अब अप्रैल के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। बट आई बिलीव कि 2025 जल्दी गुजरा और बड़ा हैपनिंग रहा बहुत सारे फेजेस में। अब आई बिलीव कि हर एक की अपनी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, लेकिन चूँकि मेरा इस सारे साल के अंदर कुछ बहुत रोलर कोस्टर चीज़ें भी रही हैं, सो आई बिलीव कि बहुत सारे लोगों की डिफरेंट एक्सपीरियंसेस का जैसे मैंने जिक्र किया। आज हमने प्रोग्राम में ईयर एंडो के तौर पे इसको आज हम लेकर चलेंगे। जो पूरा साल मुल्क की सूरत हाल रही, हमने जो इस प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया, साथ साथ हमने जो सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किए। एंड सेकेंडली आई बिलीव कि जो सैलाब का एक मामला हुआ, एक अफसोसनाक हमने एक सारा सिनेरियो देखा, उसको हमने कवर किया। और इस दौरान जो जो चीज़ें हुई आज हम उसका एक एनालिसिस भी लेंगे। लेकिन उसके साथ ही आगाज़ में हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फ़बारी की बात करेंगे और बारिश के हवाले से बात करेंगे। तो मौसम खासा जी खुशगवार हो गया है। बालाई इलाकों में अगर बात की जाए और पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ़बारी हुई, जिसने जो ओवरऑल मौसम है उसको भी बेहतर किया। और इसके अलावा जी बर्फ़बारी के मालम जब्बा, वहाँ पर जो बर्फ़बारी हुई है उससे भी उसका हुस्न दोबाला हो गया। ये जो आप देख रहे हैं मनाजिर, ये बर्फ़बारी के हैं। जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान के जो बालाई इलाके हैं उसमें भी बारिश हुई, बर्फ़बारी हुई, मौसम सर्द हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें शहर कायद की, तो मौसम सरमा की कल रात को पहली बारिश हुई है। रात गए आइए चंडीगढ़ रोड की बात की करें, साथ साथ सुल्तानाबाद की बात करें, सिविल लाइन्स में बादल बरसे। और ये जो कराची का वेदर है, आई बिलीव कि बारिशों के बाद या इस तरह की कोई बारिश होती है, क्योंकि कराची में इतना एक्सट्रीम वेदर होता नहीं है सर्दी का, बट वो जो एक बहुत छोटे से टाइम के लिए सर्दी आती है, कराची वाले उसको भरपूर तरीके से एंजॉय भी करते हैं। आज लाहौर और पंजाब में भी बारिश के हवाले से पेशगोई की गई है। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नज़ीर मुनीर कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें ज़रा बताएं, कराची वालों ने कल रात को बारिश एंजॉय की और अभी भी क्या बारिश के हवाले से पेशगोई है? बिल्कुल, देखिए ऐसे ही है। गुज़िश्ता रात जो है मौसम में सरमा की पहली बारिश जो है वो कराची में देखने में आई है। और इब्तदाई तौर पे यही कहा जा रहा था महकमा मौसमियात की जानिब से कि हल्की बारिश होगी, मुतबादिल बारिश होगी और शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में कहीं कहीं बारिश होगी। मगर देखने में जो गुज़िश्ता रात आया है, कराची का ऑलमोस्ट तकरीबन 90% एरिया जो है वो जो है वहाँ पे बादल बरसे हैं, और जिसके बायस जो है सर्दी की शिद्दत में रात गए से ही इजाफा देखने में आया है। इसी के साथ साथ जो है आज सुबह भी, अब से कुछ घंटों पहले कहा जा सकता है कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में दोबारा जो है वो बादल बरसे हैं। उसके बाद से हवा जो है वो जिस तरह गुज़िश्ता रात से ही सर्द हो गई थी, तो मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। ये कहा जा सकता है कि अभी तक सूरज जो है वो उसकी आंख मचोली भी जारी है, मगर ज़्यादातर जो कैप्चर किया हुआ है वो घटा आई हुई है। और इसी के साथ साथ मौसम जो है वो खुशगवार के साथ जो है सर्द भी हुआ है। मगर इसमें एक अफसोसनाक बात यह है कि जिस तरह रात गए शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ तेज़ बारिश हुई थी, इनमें मैं 3 एरियाज़ आपको बता देता हूँ। शार फैसल नर्सरी का इलाका है, डिग रोड है, और इसी तरह जो है वो मलीर का इलाका है। वहाँ पे कहा यही जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पानी खड़ा हुआ है, जिसके बाद जो है ट्रैफिक का शदीद दबाव है। सुबह सवेरे जिस तरह देखने में आता है कि सब ऑफिसेज़ की जानिब रवां दवां होते हैं, इसी वजह से जो है वो ट्रैफिक भी जाम की रिपोर्ट्स जो है हमें मौसूल हुई हैं। और इसी के साथ साथ अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाइव, तो इस वक्त भी बूंदाबांदी जो है उसका आगाज़ हो चुका है। जी अच्छा, आपने भी बात की कि मुख्तलिफ़ इलाकों में पानी खड़ा है बारिश का। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, क्या इंटेंसिटी थी बारिश की, या हमारा जो कराची में अमूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पानी खड़े होने का पैटर्न है, ये वो रीज़न है? बिल्कुल, देखें अभी सूरत हाल कराची की अगर हम बात करते हैं, कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सीवरेज और गैस की लाइनें जो हैं वो डल रही हैं, जिसके बायस जो है वो सड़कें जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। एक वजह तो ये भी है, और दूसरा ये कि शहर के स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं कराची के जो ताहाल अभी भी
जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश के बाद भी जो है वो पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मेन शार फैसल पे कारसाज रोड पे भी रिपोर्ट्स हैं, और इसी तरह कोरंगी कॉजवे जो सबसे ज़्यादा डैमेज वे बताई जाती है, स्ट्रीट बताई जाती है, वहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है। और इसी के साथ साथ जो है डिगरोड का इलाका है, यहाँ पे भी इसी तरह। क्योंकि अगर मैं बात करता चलूँ गुज़िश्ता रात की, तो गुज़िश्ता रात जिस तरह महकमा मौसमियात का कहना ये था कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी, देखने में ये आया है कि कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हल्की फुल्की नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद जो है वो सड़कों पे भी पानी खड़ा हुआ है। अंदरूनी इलाकों की बात करते हैं, वहाँ तो हमेशा से जो है तबाहकारी रहती है। अंदरूनी जो गलियाँ होती हैं वहाँ, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि सीवरेज और गैस की लाइनें डल रही हैं, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह में ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। स्पेसिफ़िक अगर हम बात करते हैं सुबह 8 बजे से 10 अमूमन 11 बजे तक, तो उस वक्त भी जो है वो ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। और इसी के साथ साथ जो है, मगर सब चीज़ों से बेहतर ये है कि कराची का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया। और अभी भी जिस तरह मैंने आपसे बताया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है। हालांकि अब से कुछ घंटे पहले कराची के काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे तेज़ बारिश जो है वो भी हुई है। दोबारा महकमा मौसमियात का ये भी बताता चलूँ, ये कहना है कि सुबह और शाम के टाइम, रात के टाइम जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह 2 दिन तक बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सर्द हवाएँ जो हैं वो भी चलेंगी, और कम से कम जो सेंटीग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नोट किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और ज़्यादा से ज़्यादा जो महकमा मौसमियात का कहना ये है कि 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद थे जी, कराची के मौसम के हवाले से हमें बता रहे थे, और 2 दिन तक कराची में महकमा मौसमियात ने बारिश के हवाले से पेशगोई की है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। नए साल की आमद हम नॉर्मली खुशियों और सेलिब्रेशंस के साथ करते हैं, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर जो जराइम है उनमें इजाफा देखने में भी आता है। नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों को खबरदार किया है कि नए साल की जो मुबारकबाद के जाली लिंक्स हैं और जो तहाइफ के पैगामात हैं उसके ज़रिए व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैकिंग और डेटा चोरी के खतरात भी बढ़ रहे हैं। NCCIA के मुताबिक ऐसे लिंक्स पर क्लिक करने से न सिर्फ आपका फ़ोन हैक हो सकता है, बल्कि मोबाइल में मौजूद जो आपकी पर्सनल पिक्चर्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, ये भी जो साइबर के जो कह लें ना हैकर्स हैं उनके हाथ लग सकती है। और शहरी किस तरह से अपनी जदीद डिजिटल टूल्स को और जो सेफ़ अप्रोच है टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी अपने और अपने घर वालों की ऑनलाइन सेफ्टी को मेक श्योर कर सकते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। सफ़ीना आमिर हमारे साथ मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सफ़ीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई होप यू आर डूइंग वेल। सफ़ीना, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, वैसे तो ये पूरा साल चलता है, इस तरह के लिंक्स रिसीव होना, कोई भी ऐसा मैसेज आना जिस पे नॉर्मली लोग क्लिक कर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के मैसेजेस जो ग्रीटिंग मैसेजेस होते हैं या न्यू ईयर है, कोई बर्थडे है, तो बहुत सारे लोग इसकी आड़ में भी इस तरह से हैकर्स अप्रोच करते हैं। सो हमें थोड़ा सा बताएं कि किस किस तरह से फ्रॉड हो सकता है, हैक हो सकता है, और शहरियों को किस तरह विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने यू स्टार्टेड विद अ वेरी गुड क्वेश्चन कि स्पेशली ये दिस इज स्पेसिफिकली कॉल्ड फेस्टिव फिशिंग, जो इस तरीके किसी फेस्टिवल के मौके पे गिफ्ट कार्ड्स की सूरत में वी स्टार्ट गेटिंग दीज सॉर्ट्स ऑफ लिंक्स के इस पे क्लिक करें तो ये इनाम पाएं, या इस पे क्लिक करें तो इतने मिनट में आपको इतने बोनस पॉइंट्स मिलेंगे जिसके जरिए आप इतना कैश रिसीव कर सकते हैं। देयर आर सर्टन दिस इज बेसिकली क्लिक बेट कॉम्प्रोमाइज। कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कॉमन मैन के लिए, जो फॉर एग्जांपल एक डेली वेज एक एम्प्लॉय, अगर आप उसके लिए इस तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे तो उनके लिए बहुत exciting हो सकता है, बहुत amusing हो सकता है, and they can be very triggered to click on the link and see what happens and if they're actually going to get money. But when they actually click the link, it's more of a social engineering that happens. क्योंकि साइबर सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा
technical related है. Yes, it is tech related, but it's more dependent upon your habits and how you know keep your habits clean to ensure your your cyber presence remains secure. So what happens is कि इस तरीके के काफी links हमें मिलते हैं कि you know, click on this link and win this prize and click on this link and you have received a gift. और ये links जरूरी नहीं है आपको unknown number से receive हो. ये links आपको आपके जान पहचान के लोगों से भी receive होते हैं. Now there can be various reasons why you're receiving these links from somebody you know. For example, if somebody from your family sends you a link, there could be multiple reasons. A, their account has already been hacked. Okay. And now the hacker is trying to approach everybody in the contact list. क्योंकि within it's just initial 30 minutes की window होती है जिसमें जो है आप you know if you secure you have minor even chances to get secure to secure whatever is remaining of your account. तो वो 30-minute window आप clean करते हैं, you know you pass it, then the hacker has access to your WhatsApp, your contacts, your emails, and basically your pictures and even your banking account details for that matter. तो ये बस initial एक window होती है. Again, coming back to the main point कि अगर आपको ये कुछ ऐसा आपके किसी familiar person से acquaintance से receive हो रहा है, there are high chances that it has already been hacked, or there are chances that you know if you're receiving this link, तो they do not themselves know कि वो क्या forward कर रहे हैं basically. क्योंकि बहुत सारे ऐसी, for example, I don't know, I would not go very much out. I would just start from myself. For example, you have introduced me as a cybersecurity expert, but I can very much consider my mother forwarding such a link. क्योंकि सारे एक generational भी एक चीज होती है, awareness भी एक चीज होती है. We are probably in this age group or in this potential हम थोड़े ज़्यादा aware हैं. तो ये भी कुछ factors होते हैं जो हमें consider करनी चाहिए. तो basically this festive phishing is very common. 40 to 60% naturally increase आता है इस season में. एक बहुत conservative amount मैं quote कर रही हूँ. You know this really increases during this festival period. वो New Year हो जाए, वो Eid हो जाए, वो Christmas हो जाए, or anything like that. अच्छा सफीना, मेरा एक और क्वेश्चन है. बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं सॉरी, जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे हैं, हम नाम क्या लेंगे, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर भी हमें इस तरह का कोई मैसेज पॉपअप होता है कि अच्छा यू हैव रिसीव्ड अ गिफ्ट, या आप इतने पॉइंट्स हैं आपके पास, या इस तरह की चीज़ें हैं. क्या उन लिंक्स को भी ओपन करते हुए वी शुड बी वेरी केयरफुल कि उसमें भी हमारे पास ये चांसेस होते हैं? देखिए, you should be careful in opening and accessing basically every link. Okay. It is in today's digital age, it is basically a zero tolerance policy and zero trust policy that we're adopting. Yeah. We're trusting no one and we're trusting nothing. तो अगर आपको इस किस्म का कोई लिंक आता है जो आपसे स्पेसिफिकली कोई OTP प्रॉम्प्ट करवाता है, या वो स्पेसिफिकली आपसे कोई ऐसी डिटेल मांगता है जो नेचुरली वी नो दैट वी शुड बी गिविंग आउट टू समबडी दैट वी नॉट पुटिंग आउट ऑन एन अननोन लिंक, सो यू शुड बी अवेयर. Again, it all depends upon your awareness. अगर आपको पता है, अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लिंक को आइडेंटिफाई करने का भी तरीका होता है. So if you're if you're slightly aware, you would look at the link and you would identify that okay, it's a scam link and I should not be clicking it. But again, that is dependent upon the amount of awareness you have. So I would suggest that be aware of basically every link that you're considering to open, because it's a zero trust environment that we're living in right now. ठीक हो गया. अच्छा सफीना, एक और सवाल, क्योंकि जाहिर है जब हम इस तरह की इंटरनेट या सोशल मीडिया या हम साइबर लिटरेसी की बात करें कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, आपने भी जनरेशन का जिक्र किया. हम थोड़े विजिलेंट रहते हैं इस तरह की चीज़ों से. हमारी अगली जनरेशन आई बिलीव हमसे भी ज़्यादा है, बट अभी जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ थोड़े थोड़े फेमिलियर हुए हैं, जिसमें मैं अपने पेरेंट्स का भी जिक्र करूँगी कि हम सबके पेरेंट्स समहाउ अभी फेमिलियर हो रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है. और हम हर चीज़ को फ़िल्टर तो कर नहीं सकते कि आपके फ़ोन में अब जो आ रहा है वो एक्सेस है, आपने कोई एप्लीकेशन की है, हम उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े, हम उस पर कोई चीज़ ऐसे चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, हम उसको एक्सेप्ट करें. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये लिटरेसी और ये अवेयरनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है हर जनरेशन के लोगों को देना, और उसके लिए व्हाट वी कैन डू? देखिए, आई थिंक इट इज़ ऑफ utmost importance because everybody who has phone or any sort of a device that has access to internet,
should be made aware of actually very basic rules of cybersecurity, and this can happen through very basic mediums such as the one that we are doing right now. आपके जो audience हैं इस वक्त, those the people who are watching us, वो भी एक different various different segments से वो लोग belong करते होंगे, and they can see this and know कि okay it is not safe. So इस तरीके की conversations pick up करना in the community, and and just maybe for people like us, just basically spending more time with our family and telling them okay what's right and what's wrong. So basically communication is the medium of awareness in this age. और cyber security में human layer exploit करना ही फर्स्ट स्टेप होता है और सबसे easiest स्टेप होता है, एंड सबसे lucrative स्टेप भी होता है for the hackers, क्योंकि every other layer has some sort of an additional layer of protection on it, but human layer of cybersecurity जो है उसको breach, that's the most weakest link as well. And when when you just breach that, so it's very easy for you to just break into the system or break into the phone or break into the data very easily. So to answer your question, mediums like this and basically picking up conversation, making use of we can know कि okay certain segment of population जिसको awareness की ज़रूरत है, what sort of applications, social media applications they're using. We can use those social media applications, organizations such as PTA and all of these, and NCCIA can specifically carve such awareness programs, or just maybe just using just the simple social media platforms to create awareness, not going very much beyond the means, because I understand the reserves and everything. So basically just using the right medium to communicate to the right segment of population. Absolutely. अच्छा, आखिरी सवाल सफीना मेरा इस हवाले से कि अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपका व्हाट्सएप हैक हो गया है, या एनीथिंग, आपका फ़ोन हैक हो गया है, रिकवर करने के लिए या अपनी इस सेफ्टी, साइबर सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए क्या आपका इमीडिएट या फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? I have a bad news. So once a link has breached in, it's very difficult for you to get back your data. It's not impossible. Depends on the kind of help you're seeking and from whom you're seeking the help. It's not impossible, but the bad news is that it gets very difficult. क्योंकि वो मैंने आपको बताया 30 minutes की जो initial window होती है, if that is passed, then basically आपका WhatsApp, आपका contact, pictures, even आपकी bank account details, आपकी browsing history, and everything basically that is in your phone, the hacker who has access to your phone has basically, you can take it in a metaphor that they're virtually holding your phone, so they can know everything about you're doing. So अगर आपने किसी गलती से किसी ऐसे link पे clear कर दिया है, so just be very prompt in taking the right actions, and the right actions could be just logging out of all the accounts that you were logged in on the phone, including WhatsApp and all the social media accounts and the bank accounts as well. प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपना बैंक अकाउंट के जितने भी अकाउंट क्रेडेंशियल्स है, पासवर्ड्स है, उनको भी एज सून एज पॉसिबल चेंज करें, ताकि अगर वो आपके फ़ोन में सेव्ड हैं, समथिंग लाइक दैट इज केप्ट इन योर फोन, ताकि वो भी रिट्रीव हो जाए. And to prevent this, it's very important for you to have two-factor authentication in your phone. Third-party applications भी होती हैं, two-factor authentication through OTPs भी होते हैं, जो आपको naturally हर किसी को invariably they should have it. There should be no second question about it. क्योंकि ये बहुत basic चीज़ है, to ensure the security of your cyber presence. And अगर आपको खतरा है कि your financials could be breached, so it's very important for you to get in touch with the bank that you have an account with and inform them. So I still believe that prevention is better than any treatment or cure in cybersecurity, because once an account is hacked, it's difficult to get it back. Yeah. So it's very important for you to prevent it by, by being enough aware and literate about, आपको क्या चीज़ click करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, and what is right and what's not. Yeah. परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच सफ़ीना, बहुत शुक्रिया. सफ़ीना आमिर हमारे साथ मौजूद थी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं. कोई भी गैर ज़रूरी लिंक आपके फ़ोन पे अगर रिसीव हो रहा है, अगर आपको कोई जानने वाला भेज रहा है, आपका फैमिली मेम्बर भेज रहा है किसी भी ग्रीटिंग कार्ड की शक्ल में, डोंट ओपन इट. और अगर खुदा ना खास्ता आपका फ़ोन हैक हो गया या आपके अकाउंट्स हैक हो गए, तो फर्स्ट रिस्पॉन्स आपको सफ़ीना ने बताया है कि लॉग आउट करें, अप्रोप्रिएट हेल्प सीख करें और अपने अकाउंट्स की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको मेक श्योर करें. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं.
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब हम बात करेंगे कराची के हवाले से, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मुआशी मरकज़ है। साल 2025 के अख्ताम पर भी हम जहाँ पे इस मेगा सिटी की बात कर रहे हैं, सहूलियात के शदीद बहरान में घिरा हुआ है। गुज़िश्ता कई बरसों में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के तहत शुरू होने वाले जो मेगा तरक्याती मंसूबे थे, या तो अधूरे छोड़ दिए गए, या सुस्त रवि का शिकार हो गए, या आप नाकिस निगरानी की नज़र हो गए, जिसका बराह रास्त जो खुमियाजा है वो शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। चाहे वो पानी का बहरान हो, टूटी सड़कें हो, नाकारा सीवरेज सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें समहाउ कराची के शहरियों के लिए सरदर्द बनी हुई हैं। और ये नाकाम मंसूबों के असरात अब तक सिर्फ तकलीफ तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अब इंसानी जानों के ज़िया तक पहुँच चुके हैं। पीर को एक और कमसिन बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया, जिसके बाद जो रवा बरस से ऐसे वाक़यात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 27 तक पहुँच गई है, जिसमें बच्चे, बच्चियाँ, बालिग अफराद शामिल है। कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साल दिलबर हो, और इस मंथ के आगाज़ में गुलशन इकबाल के इलाके में 3 साल बच्चे के हवाले से अगर हम बात करें तो ये सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ तशवीशनाक होती चली जा रही है। इस वक्त हमने कराची में जो सूरत हाल है और 2026 का अब आगाज़ होने वाला है, ऐसी सूरत हाल में चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा, क्योंकि जो कराची की हालात वाक़यात है इसमें कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शहरी मनसूबाबंदी से लेकर आवाम को फैसिलिटेट करने तक कोई मामला जो है वो किसी के कंट्रोल में समझ में नहीं आ रहा। सैफुद्दीन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर KMC और नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन साहब आपके वक्त का। ये जो कराची जिसके बारे में हम बारहा बात करते हैं, आई बिलीव के साल के आगाज़ में मैं चाहती थी कि हम कोई ऐसी अच्छी और प्रोडक्टिव बात करते, बट अनफॉर्चुनेटली कल 2 दिन पहले का वाक़या हो, इस महीने के शुरू में जो वाक़या हुआ, कराची के हालात वाक़यात अच्छे नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप तो बात कर रही थी बड़े मंसूबों की कि कराची में कोई मेगा प्रोजेक्ट्स या मंसूबों की बात हो। शहर की बदकिस्मती तो ये है कि यहाँ पर बुनियादी सहूलतें अभी लोगों को अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर बुनियादी सहूलत से भी और नीचे की चीज चले जाए, जो आप फरमा रही थी कि गटर में गिरकर बच्चे हलाक हो रहे हैं, जाँ बहक हो रहे हैं। इस साल का 27वां या 28वां वाक़या है ये। अच्छा, मजेदार बात यह है कि 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लोग कहते हैं आप इल्जाम तराशी करते हैं। ये इल्जाम तराशी थोड़ी है, ये तो हकीकत है जो बयान कर रहे हैं। ये हकीकत है जो चीख चीख के अपने मुंह से बोल रही है। एक बच्चा चलता फिरता खेलता गटर में गिर जाता है, और फिर एक नहीं गिरता, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और 28 तक 27 तक ये बात पहुंच जाती है। उसके बाद अगर ये कहें कि जी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इसमें सबसे जो खतरनाक बात है ना वो ये है कि चले बच्चा गिर गया, बहुत बड़ा अलमिया है, सानिया हो गया, लेकिन कहते हैं ना वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास दिया जाता रहा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, सिंध हुकूमत का, मेयर का ये हाल है कि इसके बाद वो अजीब व गरीब तरह का नाटक, मसखरापन, कभी किसी की बात, कभी उसकी बात, कभी किसी पे जिम्मेदारी, कभी उस पर जिम्मेदारी। मतलब आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है, कराची शहर की मेयरशिप पे कब्जा कर दिया है, इसके बाद आप गटर के ढकने तक नहीं लगवा पा रहे। कभी आप कह रहे हैं यूनियन कमेटी को हमने 8-10 ढकने दिए थे। 10 ढकने यानी शर्म का मुकाम है कि एक यूसी में जहाँ 1,500-2 हजार गटर होते हैं, उसमें कह रहे हैं 10 ढकने दिए थे, मैंने मालूमात किए हैं अभी। भाई ये मालूमात करने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो ये बताइए कि आप वाटर बोर्ड के चेयरमैन, आप कराची के मेयर हैं, आपके पास सारे वसाइल हैं, आपके पास हुकूमत है, पूरी सिंध हुकूमत है, आपका 5,500 करोड़ का बजट है, KMC का, वाटर बोर्ड का 47 अरब का बजट है, सिंध हुकूमत का 3,500 अरब का बजट है। आप यूसी को 1 लाख रुपए देकर आप कह रहे हैं कि जी गटर के ढकने भी इसमें लगवाओ, आप कह रहे हैं लाइटें भी इसके अंदर लगवाओ। मतलब कोई सेंस की बात है, सेंसलेस बात है बिल्कुल। तो अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अब जिम्मेदारी कबूल करने का वक्त भी अब वाला नहीं रहा कि आप जिम्मेदारी ये कबूल कर लें कि मैं काम करूंगा, क्योंकि 17 साल में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और 5 साल में, क्योंकि मेयर साहब ने 2 साल बतौर एडमिनिस्ट्रेटर के झूला और अब 3 साल से वो बतौर मेयर के बैठे हुए, तो 5वां साल चल रहा है उनका। सैफुद्दीन साहब, अभी आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, जो अभी एक बच्चा है दिलबर जिसकी डेथ हुई है गटर में गिरकर, उस पे कहा गया जी कि हमने यूसीस को 1-1 लाख रुपया दे दिया था कि वो गटर के ढक्कन लगवा लें। फिर जब चेयरमैन यूसी आए तो उन्होंने कहा जी
अगर मिले हैं तो हमें पकड़ लें, हमने तो कोई ढक्कन नहीं मिले। तो मतलब आप सोचें कि एक यूनियन काउंसिल के अंदर, यूसी के अंदर ये बहस हो रही है कि उस काउंसिल के अंदर गटर के ढक्कन नहीं है और उसमें बच्चे गिरकर जाँ बहक हो रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। तो अगर ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो हालात कैसे बदलेंगे? मतलब आप देखिए ना कि अगर 1 लाख रुपए दिए भी हैं और कह रहे हैं 1 लाख रुपए से लाइटें भी लगवा लें और 1 लाख रुपए से गटर के ढक्कन भी लगवा लें, मतलब और कुछ काम भी बता देते कि 1 लाख से सड़कें ही बनवा लें। हम अपने जितने 5,000 करोड़ रुपए हैं, हम जितने 3,500 अरब रुपए से हुकूमत के हैं, उसका क्या करेंगे? मतलब जो लोग 17 साल से हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ 1 साल का बजट मैं घड़ी घड़ी बता रहा हूँ कि वाटर बोर्ड का 47 अरब का है, सिर्फ हुकूमत का 3,500 अरब का है, KMC का 5,500 करोड़ का है, उससे तो ढकने लगे नहीं। पूरी कराची की यूनियन काउंसिलों को 2 करोड़ 46 लाख रुपए देके कह रहे हैं ढकने लगवा लो। मतलब ये हम जिस वक्त इन्होंने ये ऐलान किया था, मैंने उसी वक्त ये कहा था कि ये ड्रामेबाजी है और ये अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर शिफ्ट करने की कोशिश है। भाई अब अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए। वाटर बोर्ड के पास सारे वसाइल है, यूनियन काउंसिल के पास तो ना कोई जिम्मेदार आपने दिया हुआ है, ना कोई स्टाफ दिया हुआ है, ना उसके पास कोई गाड़ी है। 1 लाख रुपए देके आपने मुसीबत उसके गले में डाल दी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी जो बच्चा शहीद, 1 महीना हुआ है सिर्फ ना, जो बच्चा अभी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर गिरा था, उस वक्त भी इन्होंने बड़ी बेरहमी का मुजाहिरा किया था। उस दिन सुबह को काला चश्मा लगा के और चले गए थे वहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल के हीटिंग सिस्टम का इफ्तिताह करने के लिए, और उस वक्त भी यही तमाशागिरी चल रही थी कि उसकी जिम्मेदारी थी, फलाने का टाउन था, यूसी तो उसकी थी। भाई आप मतलब फिर मेयर बने किस लिए हैं? अगर सारी जिम्मेदारियां वाटर पानी की जिम्मेदारी किसी और की है, अगर बिजली की जिम्मेदारी किसी और की है, गटर की जिम्मेदारी किसी और की है, सड़क की जिम्मेदारी किसी और की है, तो आप किस बात के मेयर हैं? फिर आप छोड़िए मेयरशिप को। देखिए इनका मवाजना नेमतुल्लाह खान साहब से कर लीजिए, जो नेमतुल्लाह खान कराची के जमात इस्लामी के नाजिम थे या मेयर कह लीजिए, उनकी संजीदगी देखिए, उनके प्लान देखिए, उनका एहसास जिम्मेदारी देखिए, उनका दौर देखिए और इनसे मवाजना कर लीजिए आप। तो मतलब हम कोई ज़ाती तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन हमें अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय, उसके बाद कोई प्लान बनाने के बाद बजाय, मैं कहता हूँ कि भाई चलिए बच्चा पिछले महीने गिरा यूनिवर्सिटी रोड पर, उसके बाद फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर सिंध हुकूमत को चाहिए था कि तमाम टाउन चेयरमैनों की मीटिंग करते और उनके साथ बैठ। लेकिन ऐसा सैफुद्दीन साहब कुछ नहीं हुआ। और ये जो आप फौरी तौर पे या हंगामी बुनियादों पे जो मीटिंग्स के कह रहे हैं, उसकी जगह सिंध हुकूमत ने सोशल मीडिया कैंपेन चलाने का सोचा अपनी कारकर्दगी के हवाले से, जो कि कल मेरी नज़रों से गुजरी और जिसको देखकर मैं हैरान भी हुई, परेशान भी हुई, क्योंकि एक तरफ हम दिलबर बच्चे के गटर में गिरने के वाक़ये को डिस्कस कर रहे थे, दूसरी जानिब इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स डिजिटल के ऊपर चलाई जा रही हैं कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बाकी सूबों के निस्बत बहुत बेहतर रही है। थैंक यू वेरी मच सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का तो हमें पता नहीं, अलबत्ता हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब और सिंध का कोई कंपैरिजन नहीं है और ना हम करना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे काम होता है वहाँ नज़र आता है और जहाँ काम नहीं हो रहा, जो नहीं कर रहे, वहाँ पे नज़र भी नहीं आ रहा और ऐसे ही मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। अच्छा जी, मुझे आगे चूँकि टाइम कम है, लेकिन आज हमारे साथ जो एक स्टूडियोज़ के अंदर गेस्ट मौजूद है, नॉर्मली आजकल के हम डिजिटल दौर में बात करते हैं, बच्चों का ज़्यादातर वक्त स्क्रीन्स पे गुजरता है, फिर जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, लिखाई है, मुतालिया एक चैलेंज बन गया है। लेकिन ऐसे माहौल में जब कोई यंगस्टर या कम उम्र बच्ची ना सिर्फ लिखने का शौक़ रखती हो बल्कि एक मुकम्मल नावल भी तहरीर कर चुकी हो, तो ये सिर्फ ज़ाती कामयाबी नहीं है बल्कि हमारी तालीमी और अदबी निज़ाम के लिए भी एक खुशी का बायस है। एक ऐसी ही होनहार स्टूडेंट हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इनका नाम है ऐसा खान और इस ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ना सिर्फ लिखने का आगाज़ किया है बल्कि फ़िक्शन जैसे मुश्किल एक जॉनरा को सिलेक्ट किया है और आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आई हैं और आप इतनी यंग एज में आपने एक पूरा नावल लिखा है, वो भी फिक्शन बेस्ड। सो ये बताएं, पढ़ने का शौक़ था, लिखने का शौक़ था, किसको देखकर हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ आपका जर्नी? मुझे बचपन से लिखने का बहुत शौक़ है। मैं बचपन में चाइल्डहुड में अपनी स्टोरीज लिखा करती थी, शॉर्ट, वो भी फैंटेसी होती थी।
तो फिर उसके बाद मैं अपनी मदर को चेक करवाती थी, उनको बहुत पसंद आती थी, फिर मैं अपने सिबलिंग्स के साथ उसको बैठ के डिस्कस करती थी। उसके बाद जो मेरी राइटिंग जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर 2024 में, जब मैंने 2 आर्टिकल्स लिखे थे प्रिंसेस डायना स्पेंसर पर और इंडिपेंडेंस डे पर। एंड उनको चांस नहीं मिला पब्लिश होने का, क्योंकि पब्लिशर्स ने कह दिया कि आप छोटी हैं तो हमें क्या लगा आपने कैसे लिखा होगा, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं काफ़ी उसके बाद डिसहार्ट गया। उसके बाद फिर मैंने एक स्टोरी लिखना शुरू की, उसका नाम वेलरिच था, और वो एज ए स्टोरी शुरू हुई थी। मैंने कहा था थोड़ा सा करके तो इसको बंद कर देंगे, लाइक जैसे शॉर्ट स्टोरीज में लिखती आ रही हूँ, बट मैं इसमें इतना इन्वॉल्व हो गई, मैं इसको लिखती गई, फिर ये चैप्टर्स में और फिर एक नॉवल में तब्दील हो गया। लवली, आप मुझे दिखाएं, ये है आपका नॉवल? यस लवली, आप अपने कैमरे में स्विच करके दिखाएं। और इसमें आपकी जो स्टोरी लाइन है और आपको कितना टाइम लगा इस पे लिखने में? इसको कंप्लीट होने में 1.5 ईयर लग गया, अलॉन्ग विद माई हाउस होल्ड वर्क एंड माई स्टडीज़, बिकॉज स्टडीज़ आर माई फर्स्ट प्रायोरिटीज़। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में जिसका नाम अलारा है। वो एक शहर में जाती है, वहाँ जाकर उसको पता चलता है जो उसका पास्ट है, माजी, वो इस शहर के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी मेमोरीज, बट उसको याद नहीं है कि कब हुआ उसके साथ। हर चीज़ उसको फेमिलियर लगती है बट उसको याद नहीं है किस तरह होता है। फिर 2 लड़के उसकी ज़िंदगी में आते हैं, उनका क्या रोल है और क्यों इसकी मेमोरी से रेस हो चुकी है, उस बारे में है। तो वाई फिक्शन? Because I enjoy it a lot. You enjoy it a lot? Yeah, and it's easy to write as well. यूजली सब बहुत सारी बच्चियां जो होती हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनको मोबाइल फ़ोन्स, गेमिंग और सोशल मीडिया इसका बड़ा क्रेज़ होता है। इस बात को कैसे आपने मेक श्योर किया कि आप अपनी स्टडीज़ भी करें, आप बुक रीडिंग भी करें और अपने नॉवल पे भी करें, क्योंकि नॉर्मली आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स सब एक ही एक्टिविटी में होते हैं? जी मैं नहीं ये कहती कि मैं 24/7 ही लिखती रहती हूँ या फिर मैं बिल्कुल ही इन्वॉल्व हूँ स्टडीज़ में, इतना नहीं है। बट मेरा भी होता है मोबाइल का टाइम भी, बट वो एक लिमिटेड बैलेंस रखा हुआ है सारा कुछ। मेरी मदर ने टाइम लिमिट्स लगाई हुई हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर राइटिंग जो है वो मैं अपने फ्री टाइम में करती हूँ। लाइक समर वेकेशन मैंने ज़ाया नहीं की डूम स्क्रॉलिंग करके, मैंने एक कुछ प्रोडक्टिविटी करने की कोशिश की है और आज वो मेरे हाथ में है। ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएं, जब आप लोग आपका नॉवल पढ़ रहे हैं कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? पहले इंस्टेंट घर वालों का रिएक्शन बताएं कैसा था? 1.5 ईयर तो मेरे घर में किसी को पता भी नहीं था कि मैं एक नॉवल राइट कर रही हूँ, तो मैंने बिल्कुल सीक्रेट रखा इसको। फिर जब मेरे 5 चैप्टर्स हुए थे तो बस मैंने अपनी सिस्टर को बताया था, क्योंकि वो सिस्टर्स का बॉन्ड होता है ना, तो मैंने उससे ऐसे कहा कि आप इसको पढ़ो, मुझे बताओ। वो कहती ये आपने लिखा है, ये आपने बहुत अच्छा लिखा है। यूजुअली सिबलिंग जो सिस्टर होती हैं उनको एक दूसरे की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। बिल्कुल नहीं आती नहीं आती, बट उसको वो फ़ैन हो गई, कहती आप इसको लिखें, ये बहुत अच्छा हिट नॉवल हो सकेगा, बनेगा। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। जब मेरा कंप्लीट हो गया, जब मैन्युस्क्रिप्ट मेरी तैयार हो गई, तो फिर मैंने अपनी मदर को बताया। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, सरप्राइज्ड भी हुई और फिर खुशी के आंसू भी आए उनको। ज़बरदस्त। आप मुझे ऐसा ये बताएं कि आगे आपने क्या सोचा, पढ़ क्या रही हैं, क्या फ्यूचर प्लान हैं आपके? राइट नाउ आई एम इन ग्रेड 8 एंड आई वांट टू बी एन असिस्टेंट कमिश्नर इन फ्यूचर। इंशाल्लाह। और अपनी राइटिंग को लेकर? जी, राइटिंग मेरा पैशन है, वो मेरे साथ साथ रहेगा। उससे कुछ चीज़ को मेरे फ्यूचर को इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मैं कुछ भी बनूं, बट राइटिंग मेरे साथ रहेगी। और इसी का सीक्वल टू बुक ब्लड लाइन अवेकन, जिसमें अलारा जो मेरी मेन लीड है वो अपने पास्ट के बारे में जानेगी कि वो कौन है, उसके पास ये सुपर पावर्स क्यों है। इसका वॉल्यूम 2 आएगा? या ओके, उस पर काम करिए आप? जी, अभी शुरू किया है? शुरू किया है। ज़बरदस्त। तो मुझे बताएं कि आपने, जाहिर है जब आप राइटिंग कर रहे होते हो आपको बहुत सारी दीगर बुक्स भी पढ़नी होती हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो। एनी राइटर जो आप जिससे इंस्पिरेशन लेते हो? नॉट रियली। ओके। क्योंकि अगर मैंने देखा कि अगर आप किसी राइटर को स्टडी करते हैं ना, तो वो उसका जो राइटिंग स्टाइल है, जो जिस तरह वो लिखते हैं, वो आपके यहाँ आना शुरू हो जाता है। फिर लोगों को लगता है कि आपने उधर से देख के ऐसा किया, तो मैं वो नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी मेरा काम बिल्कुल यूनिक और मेरा रहे। बट मैं इंस्पायर्ड थी अपनी मदर से, वो भी राइट करती हैं इस वजह से, बट प्रोफेशनल नहीं है वो, लाइक पैशन है उनका। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे जो कि बहुत मेरे जैसे भी होते हैं। मैं तो बड़ी एज में हूँ कि टाइम ज़ाया करें फ़ोन के ऊपर या इधर उधर, तो आप कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? कैमरा इज ऑल योर्स। आई वांट टू जस्ट से दैट स्टॉप डूइंग डूम स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन द टिकटॉक्स। ये आपको कुछ भी नहीं आगे देंगे सिवाय हेडेक के एंड मेंटल इश्यूज एज वेल। क्योंकि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्शन होती है, आप इनसिक्योर हो जाते हैं अपनी लुक्स को लेके, तो आप उसको छोड़ के किसी प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं जो आगे आपको फ्यूचर में भी हेल्प कर सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाई। हमारे पास एक बड़ी यंग राइटर मौजूद है, इन्होंने अपना नॉवल लिखा है। और सोचें कि बच्चे छोटे जिनको हम कहते हैं कि जी टाइम ज़ाया करें, बट ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने टाइम को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। हमने आपकी मुलाकात करवाई, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। नए साल का आगाज़ होता है तो हम बड़ी नई नई रेजोल्यूशंस कर रहे होते हैं, नई नई हमारी मोटिवेशन होती है और नए साल का आगाज़ समहाउ अपनी सेहत के का ध्यान रखने और समहाउ एक्सरसाइज करने के हवाले से प्लान करते हैं, मगर अक्सर ख़वातीन फिर कुछ अरसे के बाद ख़ुद को वैसे ही छोड़ देती हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ। पूरा दिन घर, बच्चों, फैमिलीज़ के साथ आप बिज़ी होती हैं, फिर अपनी सेहत को आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करते और आखिर में फिर ये होता है कि वर्जिश का ख्याल आता है तो फ़ौरन आपके ज़हन में आता है कि जिम जाना है, फिर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, फ़िज़िकल आपकी एग्जर्शन होगी और आपको फिर आप इस अपने इरादे को तर्क कर देते हैं। आज ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो घर पर बैठी ख़वातीन अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं। दूसरी जानिब मेनोपॉज है, उसके फेज़ में दाखिल होने वाली ख़वातीन को समहाउ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, मेंटली एंड फिज़िकली बोथ। तो उस तरफ कितनी तवज्जो होनी चाहिए और आपकी जो फ़िज़िकल हेल्थ के साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी कनेक्टेड है, इस बात को भी हमें बड़ी समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आज हमारे साथ फरिया फरहान मौजूद हैं, फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, लाइफ फिटनेस कोच हैं, एक्टिव फिट के साथ एज ए CEO काम करी हैं और टाइमलाइन थेरेपिस्ट भी हैं। ऑटिज़म के बच्चों को डील करती हैं। उनको खुशामदीद दें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अच्छा जी, नए साल के साथ नए इरादे भी आते हैं और हम बड़ी मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन के साथ सोचते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। फिर बहुत सारे हमने अपने आप से वादे किए होते हैं, पूरा नहीं कर पाते। 2-4 महीने में भी ऑफिस भी डॉक्टर साहब से ये बात करी थी कि 2-4 महीने तो बड़े हमारे होता है ना कि सोच लिया है ये गोल्स हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल गोल्स हम उसको कैसे बना सकते हैं, कैसे उनको पूरा कर सकते हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो हम मिस कर देते हैं कि मेंटल हेल्थ हम क्यों ज़हनी सेहत है उसको नज़रअंदाज करते हैं और फिर रेजोल्यूशन के साथ हम समहाउ उसको एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करते हैं। और साथ साथ जो क्विक फिक्स का एक मामला है, चाहे वो फिटनेस में है, चाहे वो आपकी लाइफ में है, इस पे भी आज हम बात करेंगे। इसके लिए डॉक्टर उज़मा इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर लेक्चरर हैं FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में। उनको हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और नए साल के ऊपर आगाज़ हम डॉक्टर उज़मा आपसे करते हैं। बड़ा कुछ सोचते हैं, बड़ी कुछ रेजोल्यूशंस होती हैं, हमने सोचा होता है अपनी लाइफ के ऊपर काम करना है, गोल्स के ऊपर काम करना है, कुछ दिनों बाद बस हो जाती है। एक बहुत ही अगर हम सारी एक्सक्यूज़ेस का क्रक्स निकालें, कल से करूँगा, कोई मुझे ज्वाइन कर ले तो शायद मैं कर लूँ, अच्छा पक्का करूँगा नेक्स्ट वीक से। और बहुत सारे लोग तो शायद फर्स्ट वीक में अपनी मेंबरशिप्स लेते हैं, अपनी डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक वील सी दैट दे आर एग्जॉस्टिंग। और यूजुअली उसके पीछे अगर मैं सारी एक्सक्यूज़ेस को सम अप करूँ तो वो होती है कंफर्ट जोन। क्योंकि आप अपनी पुरानी सेल्फ के साथ इतना स्ट्रांगली अटैच्ड हैं दैट यू डू नॉट वांट टू डू समथिंग न्यू, वांट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू। और उसमें 2 एक्सट्रीम्स आती हैं हमारे पास। एक वो जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं पहले और दूसरे महीने तक तो उनकी पेट्रोल बहुत चलता है, और एक वो होते हैं जो बिल्कुल नवंबर या अक्टूबर के पास जाके बर्न आउट हो जाते हैं कि वो थ्रू आउट कंसिस्टेंट थे, लेकिन उनके गोल्स या तो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे और वो जल्दी एग्जॉस्ट हो गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को मार्जिन ही नहीं देते, जो अपने आप को समझते हैं कि क्योंकि मैंने फर्स्ट मंथ में छोड़ दिया है तो अब तो मैं शायद दोबारा स्टार्ट ही नहीं कर सकता। उसमें सेल्फ ब्लेमिंग, क्रिटिसिज्म, अपने आप को डीमोरलाइज करते रहना कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है या शायद मुझे स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था, या कई दफ़ा लोग गिल्ट में उसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं कि शायद ये हम लोगों ने कोई पर्सनल गलती कर दी है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक एलिमेंट जिसको मैं आने वाली टॉक में साइकोलॉजिकली भी हैबिट को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं एक बहुत सारे फ़िलासफ़र्स की समरी को एक एनालॉजी के तौर पे हमेशा शेयर करती हूँ। और एक एनालॉजी है बड़ी खूबसूरत, और ये एनालॉजी एक फ्रेंच फ़िलासफ़र की है। ही यूज्ड टू से कि आप की आदतें, आपकी जो हैबिट्स हैं वो बेसिकली आपकी सेल्फ का फैब्रिक होते हैं। जिस तरह कपड़ा होता है या सूत होता है, उसमें हर धागा एक दूसरे के साथ वेल एम्बेडेड होता है, जुड़ा होता है। बिल्कुल आपको लगेगा कि आपने जो आदत बनाई हुई है, जो आप कई सालों से प्रैक्टिस करें, वो आप ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और कई दफ़ा बहुत रियलिस्टिक हैबिट्स लोग प्लान करते हैं और फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं न्यू ईयर में। आई थिंक प्लानिंग इज़ अ मेन थिंग। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मोटिवेशन में कहीं लैप्स है। मोटिवेशन आपकी फ्लक्चुएट करती रहेगी।
देयर कुड बी डेज जैसे कि आज का दिन है, बहुत ठंड है, बहुत सारे लोग तो आ गए शो करने, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, उनके लिए ये मैनेजेबल नहीं होता, वेदर एक्सट्रीम है। तो कई दफ़ा आपकी फ्लक्चुएशन हमेशा आपकी मोटिवेशन फ्लक्चुएट करती रहती है, बट इफ़ योर गोल्स आर राइट you can restart, you can refocus and you can relapse as well. Okay. Most of the time people think if we have relapsed, अगर हमने गोल स्टार्ट किया था और हमने उसको क्विट कर दिया है तो इसका मतलब है हम में कोई पर्सनल फेलियर है। तो आपने अपने आप को ये अलाउ करना होता है दैट इट्स ओके, ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट करें और आप उसको कंटिन्यू ना कर सकें, लेकिन आफ्टर सम टाइम इफ़ इट्स इन योर लिस्ट और इट्स द थीम ऑफ द ईयर, यू वांट टू अचीव समथिंग, अगर कोई थोड़ा सा सेटबैक भी आया, यू कैन स्टार्ट इट अगेन, देयर इज़ नो इशू विद इट। ओके, चलें इस पे आगे भी जाके कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो कि हमारे साथ फेवर मौजूद है। फिटनेस को लेकर मैं चाहूँगी जो मिसकंसेप्शंस भी हैं कि हम जल्दी क्विक फिक्स, जिसको भी हम बात भी कर रहे थे ऑफ एयर भी, और हमने अपनी फ़िटनेस को जो घर पे बैठी ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे अगर हम उनको फोकस करें, वो क्या गलती करती हैं और उन्हें किस तरह से अपनी फ़िटनेस को समहाउ मैनेज करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बात करूँ कि जो घरेलू ख़वातीन वो अपने आप को तो उस कैटेगरी में लेके नहीं आती कि हमने एक्सरसाइज भी करनी है या वर्कआउट भी करना है, क्योंकि वो ये कंसिडर करती कि जो जितने घर के काम हैं, अच्छा हमने ये सब कर लिया, दीज आर इनफ, हमारे लिए काफ़ी हैं, अच्छा मैंने तो इतने आवर्स कुकिंग की है, मैंने सफाई की है, मैंने फलाना, अच्छा चलो नहीं भी किया, उनका जो बैठने की रूटीन है, जो उनका एक लाइफस्टाइल है। देखिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, इस चीज़ को माइंड से निकाल के कि भाई हाँ हमारी एज ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज कर नहीं सकती, अच्छा बच्चों का फलाना काम है, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स को बड़ा ही इसी तरह किया जाता है मेंटली भी, एंड के पहले बच्चों के काम, फिर मियाँ के काम, फिर अच्छा चलो अगर मैं शादीशुदा को निकाल भी देती हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं है एक्सरसाइज का हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में एक्सरसाइज का स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ वो रन कर सकें, कोई मतलब ओपन फ्री स्पोर्ट्स का कोई आपके कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, वी नीड टू पे फॉर एवरीथिंग। तो जो बेसिकली घरेलू ख़वातीन हैं, सबसे पहले तो उनके माइंड के लिए एंड उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है कि वो अपने लिए और अपने आप को प्रेफरेंस दें, बिकॉज़ 15 से 20 मिनट का कोई भी वर्कआउट अगर वो करेंगी उसका एक इम्पैक्ट आता है और वो बहुत ज़रूरी है। जो घरेलू वो काम कर रही हैं वो सेम तरह के एक ही तरह के मतलब वो काम कर रही हैं और वो एक ही तरह के मसल को टारगेट कर रहा है और बोन्स को वो कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, तो बहुत ज़रूरी है। तो आज अब हमें कौन सी एक्सरसाइजेज आप रिकमेंड कर सकती हैं जो इजीली घर पे हो सके, बिकॉज वही टाइम मैनेजमेंट का उनको इशू होता है कि हम जाएंगी एक प्रॉपर तरद्दुद से, आपने जिम जाना है, पार्क जाना है, तो वो उसी में मोटिवेशन समहाउ डाउन हो जाती है बहुत सारी। एंड टू बी ऑनेस्ट, हमारी जो एक नॉर्मल लेमैन और हमारी एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, किसी के पास इतना मनी या पैसा नहीं है कि वो जिम आएँ और एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी दें और उसके बाद आप एक्सरसाइज, फिर एक्सेप्टेंस नहीं है जिम की कि जिम आर जस्ट फॉर मेंस और आप जिम आएंगे मसल बन जाएंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हर एक्सरसाइज या हर तरह का जो वर्कआउट है उसके 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है, बिगिनर्स, मीडियम एंड एडवांस। आप सोफे पे बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ बहुत थोड़ी सी मूवमेंट है, हाथों को ऊपर लेके जाना, रोटेशन, नेक, ब्रीदिंग एंड लोअर बॉडी के लिए काफ रेजेस, घुटनों को उठाना रखना, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज और आपने बहुत स्टार्टिंग के बहुत थोड़े से लेवल से स्टार्ट करना है सो दैट उसका कोई इम्पैक्ट भी ना आए, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप डूइंग, don't believe in motivations, you need to train your brain. Basically it's all about brain training and getting out of, जैसे ये कह रही थी कि आपका comfort zone, the comfort zone is your killer basically. तो you need to train your brain. I don't believe in goals you can achieve, you cannot achieve. हम क्या करते हैं, अपने माइंड में एक पूरा सेटअप बना लेते हैं कि अच्छा जी शादी आ रही है तो ये वाली ऐसी बॉडी चाहिए, फ़ौरन हमने वेट शेड करना है, उसके लिए हम भूखे रहना शुरू कर देते हैं, डाइटिंग के नाम पे खाना छोड़ देते हैं। हमें खाने पीने का एक
पैटर्न मेंटेन करना नहीं आता, हम खाना पीना ही छोड़ देते हैं। या जी, हेल्दी चीज़ों से हम वैसे ही डरते हैं। देसी घी, मलाई, इस किस्म की चीज़ों को एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाने लग गया है कि ये खानी नहीं है, इससे मोटे होते हैं। हाँ। एंड हमारे लाइफस्टाइल में जंक फूड, बर्गर्स एंड ऑल ये सब इतनी मतलब कॉमन हो चुकी हैं कि अगर हम हेल्दी फूड खाने लग जाएं तो उसको डाइटिंग का नाम दे दिया जाता है। कि हाँ, ऑर्गेनिक चीज़ों को तो somehow हमने डाइटिंग भी कंसिडर कर लिया ना कि डाइटिंग करनी है तो ऑर्गेनिक। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कंसिस्टेंसी। हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है, इवन ह्यूमन नेचर है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गोल्स, अपनी लाइफ को लेके कंसिस्टेंट होते हैं, अपने प्लान्स को लेके। बट आई बिलीव ये इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर कि हमारे अंदर एक टाइम के बाद कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है। ये कितना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ को समहाउ बैलेंस करने के लिए डॉक्टर उस्मा? कंसिस्टेंसी के बगैर तो आपकी कोई हैबिट भी नहीं फॉर्म होती। अगर हम हैबिट को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। क्यू ये है कि आपका अलार्म बजता है, ये क्यू है, अलामत है, उसने आपको कहना है उठो, स्टिमुलेट करना है, आपको मुतहर्रिक करना है। और रूटीन ये है कि उसके बाद आपने कुछ भी, हो सकता है आपने वॉक रखी है, हो सकता है आपने तिलावत रखी है, हो सकता है आपने पिलाटेस करनी है, इट कुड बी एनीथिंग। और जैसे ही आप वो रूटीन एग्जीक्यूट करते हैं उसके फ़ौरन बाद का एलिमेंट है रिवॉर्ड। आप अपने आप को शाबाशी देते हैं किसी फॉर्म में, ओ आई हैव डन इट। ये कंसिस्टेंसी कैसे अचीव होगी? आई थिंक इसके लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए एक बड़ी आम सी इस्तिलाह है जिसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ डी क्लटरिंग। लोगों का ख्याल है घर को डी क्लटर करते हैं चीज़ों से। बेसिकली आप अपनी रूटीन को भी डी क्लटर करते हैं और इसके लिए 3 एलिमेंट्स हैं। बहुत ही अच्छी रिसर्चर्स हार्वर्ड की कहती हैं आप इस साल, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और आप अपना जायज़ा ले रहे हैं एंड यू वांट टू प्लान समथिंग फॉर योर नेक्स्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ वेरी माइक्रो हैबिट, वेरी स्मॉल, एंड इट कुड बी समथिंग वेरी बिग। और वो कहते हैं 3 चीज़ों पे फोकस करें अगर आप कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं। नंबर 1 इज़ व्हाट डिडंट वर्क फॉर यू लास्ट ईयर। ऐसी कौन सी आते हैं, ऐसे कौन से काम हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिन्होंने आपको लास्ट 1 साल में सर्व नहीं किया। वो स्क्रीन टाइम हो सकता है, वो बिंज ईटिंग हो सकती है, वो रात 11 बजे के बाद खाना हो सकता है, वो नेटफ्लिक्स के बैक टू बैक, स्टूडेंट से बात होती है ना तो यूजुअली वो वीकेंड पे बताते हैं पूरे 4-5 सीजन डाउनलोड कर लिए, चीज़ें रख ली हैं जंक, अब हम इकट्ठे बैठेंगे और जंक बिंज वॉचिंग करेंगे क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं, छुट्टियां हो चुकी हैं एंड समहाउ वो जो उसमें फन पार्ट है या उसमें थ्रिल है, दे थिंक दैट इट्स वेरी हेल्दी। बट द थिंग इज वो जो टेम्पररी इंजॉयमेंट है वो आपकी कंसिस्टेंसी के पैटर्न को ब्रेक कर देता है। एंड द सेकेंड एलिमेंट दैट आई मेंशन इज व्हाट वाज वर्किंग फॉर यू फॉर द होल ईयर। कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्होंने आपको आपकी कंसिस्टेंसी में हेल्प किया। इट कुड बी प्रॉब्ली सिंपल सा एक टास्क, सुबह टाइम पे उठ जाना। हो सकता है बहुत सारी काम आप गलत कर रहे हो, लेकिन एक एक चीज़ ऐसी जो कि आपको लगता है इस 1 साल में आपको सर्व करी थी, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है और आपने उसको कंटिन्यू करना है फॉर द रेस्ट ईयर। लेकिन डी-क्लटरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कौन से ऐसे पैटर्न्स थे, कौन सी ऐसी आदतें थी, कौन से ऐसे रवैये थे आपके जिसने आपके पिछले 1 साल का बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। बिंज वॉचिंग कभी कभी अच्छी लगती है, निहारी और बहुत सारे जंक फूड कभी कभी अच्छे लगते हैं, कभी कभी दोस्त के साथ 3-4 घंटे की गप फ़ोन पे लगाना बग़ैर किसी मकसद के बहुत अच्छा लगता है। बट यू नीड टू वे ऑल दोज बिहेवियर्स कि कितने होने चाहिए। देयर इज वेरी फाइन लाइन, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। और कंसिस्टेंसी के लिए एक एलिमेंट और जो मैं शेयर करना चाहूँगी बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि एग्जीक्यूशन का टाइम और प्लानिंग का टाइम एक ही है। इसकी मैं एक मिसाल देती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप 4 महीने पढ़ते हैं एक सेमेस्टर, लेकिन एग्जीक्यूशन का टाइम वो 2-2.5 घंटे का पेपर होता है। तो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं रही तो आप एग्जीक्यूट भी अच्छा नहीं कर सकते। बहुत सारी दफ़ा प्रोफेशनल से रिसर्च की गई कि आप सुबह छुट्टी आपने क्यों की, इफ़ यू आर वेरी डेडिकेटेड, तो उनका एक सवाल होता है कि हमने रात के लिए कपड़े प्लान नहीं किए हुए थे या हमने रात को शावर नहीं लिया था। एंड इन सच अ वेदर, हमारा तो फिर बेहतर है, हमारे तो 4 मौसम हैं, बहुत जहाँ पे अफेक्टिव सीजन डिसऑर्डर्स हैं या जहाँ पे बहुत स्नोफॉल है, जहाँ पे आपकी सोशलाइजेशन बहुत कम है, वहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसा होता है क्योंकि आपने रात को प्लान नहीं किया तो आप सुबह एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन पीपल इन पाकिस्तान वी आर रिएक्टिव, हमें प्लानिंग की आदत नहीं है, हम रिएक्ट करते हैं एंड वी टेक प्राइड इन इट कि
प्लान गो करने की विद क्या द जरूरत फ्लो, थी? Go with the हो flow. जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पूरी लाइफ हम गो विद द फ्लो में Yeah. चल रहे हैं। और वो उसके साथ भी एक बड़ी खूबसूरत इंग्लिश कोट है कि हैबिट्स डाई हार्ड, आपकी आदतें जल्दी नहीं जाती हैं। तो इस एक आदत को एज अ नेशन अगर हमें काम करने की जरूरत है कि हम रिएक्टिविटी से प्रोएक्टिविटी की तरफ चले जाएं, कि थोड़ी सी मैनेजमेंट ये पहले तो पूरे करना। हमारे ओवरऑल सिस्टम का भी प्रॉब्लम है। हम अपने मुल्क को भी देखें, बेसिकली इट्स द इशू। Yeah. हम प्रिवेंशन से ज्यादा बाद में इलाज पे भी हमारी कोई वो प्रोएक्टिव अप्रोच ही नहीं है, हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। थॉट्स नहीं है उसके लिए कि उसको किस तरह लेके चलना है। अच्छा, ये हम अपनी हेल्थ के साथ भी करते हैं। अनटिल और अनलेस हमारी इस बॉडी के अंदर कोई मसला नहीं आया, हम नहीं समझते कि हमें कोई चीज़ प्रिवेंट करना है, हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना है। जब हमारा यूरिक एसिड हाई हो गया, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, फिर हमें याद आता है कि अच्छा नहीं, हमने सब्जियां खानी थी, हमने डाइट करनी थी, एक्सरसाइज करनी थी। ये एक बड़ा मसला है बहुत सारा। और उसके आपकी बात से मुझे इतनी एक मज़ेदार चीज़ जहन में आ रही है कि ये सब करने के बाद ना हम एक सेटबैक जब आता है हम सारी उसको क्योर भी कर लेते हैं। हम प्री प्लान करके रखते हैं जब हम ठीक होंगे हम फलानी चीज़ खाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब किसी शुगर पेशेंट को अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, मैंने इंसुलिन लगा ली, मैं तो मीठा खा सकता हूँ। हाँ, ठीक है। इवन ब्लड प्रेशर के लोग सब खा के बेड में गोली खा लेते हैं। गोली खा लेते हैं। अच्छा, सारी चीज़ें आप छोड़ दें, आप कहीं बाहर जाते हैं, डाइन आउट करते हैं, सारा खाना बहुत डाइट कोक, ठीक है, सारा खाना आप फुल लेविश ऑन खा रहे हैं, या कावा पी लेंगे। कावा इज़ नॉट एन द प्रॉब्लम सॉर्टिंग थिंग नहीं है, आपका खाना ठीक है, आपका खाना। एंड जहाँ इन्होंने हैबिट की बात की है, बेसिकली हैबिट क्या है? अलाइन होना, टाइम और वक्त के साथ को थोड़ा सा पहले समझ लें। यू मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट, नॉट कि भाई मोटिवेशन आएगी, मैंने तुम्हें देख लिया तुम पतली हो, अच्छा मैं भी होती हूँ, कल को तुम नहीं हो, ठीक है, तो देन व्हाट, फिर क्या है? देयर इज़ नो, मैं आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ठीक है, आपको हैबिट बनानी पड़ती, मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट। वो हैबिट कुछ भी है, 10 से 15 मिनट आप उठें, बात करें, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। इट्स नॉट ईजी थिंग, ठीक है। 2 दिनों में, 4 दिनों में, महीने में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज के लिए। इधर इट्स योर लाइफ टू गेट सेटल्ड, इधर इट्स योर हैबिट्स, सब कुछ होने में इट्स अ प्रोसेस। और वही बात है, प्रोसेस से गुजर के यू नीड टू एंड फिर उसके अलावा आप उसको देखिए ना, आप उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखें कि उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या हैं। हमारे यहाँ इस टॉपिक के ऊपर वैसे भी बात ही नहीं की जाती। ओके, अच्छा, अगर एक बच्चा है, ठीक है, वो बड़ा, अच्छा ये बच्चा है, बच्चा अब नहीं खाएगा तो कब खाएगा? बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। किसी की शादी हो गई, ये शादीशुदा कपल है, तो उसको तो अब खाने दो, ये महीना छोड़ के आगे कर लेंगे। आगे उससे थोड़ा सा आगे चल औरत प्रेग्नेंट हो जाती है, क्रेविंग्स हो रही हैं। क्रेविंग्स का आपके बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है? चलो हम अब 40 के बाद की बात करते हैं। 40 के बाद अब क्या करना है मैंने? अब क्या करना है मैंने? पतले होकर क्या करना है मैंने? तो बच्चे भी हैं, वैसे शादियाँ ही करनी है, अल्लाह अल्लाह करना है। क्यों कुछ नहीं करना? जो अल्लाह ने आपको एक जिस्म की सूरत में तोहफ़ा दिया है, ठीक है ना, मुकम्मल, उसको मुकम्मल लेके चलना। आप अल्लाह की मतलब सही तरीके से शुक्रगुजारी क्यों नहीं करते? तो बेसिकली तो आप अपने आप से यू आर प्लेइंग विद योर बॉडी। एंड हमारी जो फिटनेस इंडस्ट्री है, हम किताबों में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज उतनी ही ज़रूरी है जितना खाना पीना और हेल्दी खाना पीना। बिल्कुल ऐसा ही है। आई एग्री टू दैट। और अभी जो आप ये बात करिए, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बड़ा ना एक स्टेटमेंट बना ली है कि हमारी ज़िंदगी में खाना ही तो एक खुशी है, खाना ही हमारा कंफर्ट जोन, हमारा कंफर्ट जोन। बट अगर आप हेल्दी खा लेंगे तो वो भी आपको खुशी देगा समहाउ। एंड हेल्दी भी मज़ेदार होता है। हाँ। ऐसा नहीं आप उसको मज़ेदार बना सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। ऐसा नहीं है, आप देसी घी के बहुत थोड़ी अमाउंट में सेम खाना सेम टेस्ट का बना सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंटल में लोग हैं जो मेरे से ये सीखते हैं कि कैसे खाना बनाया जाता है या कैसे। मैं पिछले तकरीबन आप कह लें 7-8 सालों से देसी घी के साथ कॉन्टिन्यूस, यस, एंड उसी में ही खाना मैं अपना बनाती हूँ और वेरी लेस ऑयल के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी फैमिली को वो पसंद नहीं आता। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड। ये है अगली कॉन्वर्सेशन का हमारा पॉइंट। डॉक्टर, ये इन्होंने हमें पॉइंट दिया है। डॉक्टर उस्मा, नॉर्मली ये होता है कि हमारी सारी चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक ट्रस्ट द प्रोसेस और जो हमने एक प्रोसेस से गुजर के एक जगह पे पहुंचना है, ये चीज़ें हमारी
जो कहते हैं ना दिमाग में आती नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया को मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें हमारा जो अटेंशन स्पैन है, हमारा जो टेम्परामेंट है, उसको समहाउ इन्होंने बहुत लिमिटेड कर दिया। अब हमें हर चीज़ जल्दी में करनी है, पतला जल्दी में होना है, कहीं करियर में कुछ चीज़ अचीव करनी है वो जल्दी में करनी है, शादी करनी है जल्दी में करनी है, जज करना है जल्दी में करना है। ये जल्दी का जो आइडिया है इस पूरे हमारे सिनेरियो में, इसने बड़े काम ख़राब किए। डू यू एग्री विद दैट? I totally agree with it, and I'll share a few terms with you, and I'll try to dissect them for easier understanding for all the people who are watching. एक चीज़ होती है गोल, जिसमें हम कई दफ़ा कहते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल, और कई दफ़ा वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट होती है। फॉर इंस्टेंस मैंने एग्ज़ाम देने हैं, दे दिए, एक्सपायरी, अब मुझे कोई नया गोल सेट करना है। हम बहुत सारे गोल्स बना रहे हैं लेकिन उनमें वैल्यू नहीं है, और जब आपके गोल्स में वैल्यू नहीं होगी, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ वैल्यू, इट कुड बी स्पिरिचुअल, इट कुड बी सोशल, इट कुड बी अ सर्विस टू मैनकाइंड। लेकिन अगर आपके गोल्स में आपकी 5 डिजिट से 6 पे चले गए हैं, 6 से 7 पे जा रहे हैं, आप गाड़ी अचीव कर चुके हैं, लेकिन आपके गोल्स के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इंस्पिरेशन नहीं है, तो हो सकता है आपकी मोटिवेशन भी जल्दी डाई डाउन कर जाए। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास जो इस वक्त जनरेशन है, हम लोग, मुझे नहीं, आई डोंट रिमेंबर टेलिंग माई पेरेंट्स कि मैं बोर हो रही हूँ, लेकिन अभी के जो बच्चे हैं वो आपको थोड़ी देर बाद कहेंगे आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं सो के उठ के कहेंगे मैं बोर हो रहा हूँ, थका हुआ हूँ, बोर हो रहा हूँ, उठ के कहेंगे मैं थका हुआ हूँ। यस, आप मूवी से निकले हैं, बोर हो रहा हूँ, एंड आई एम लाइक अभी तो मूवी देखी है। एंड द थिंग इज, आई थिंक दे आर नॉट द वन टू बी ब्लेम्ड। हमने उनको सब कुछ प्रोवाइड किया है, इंस्पिरेशन नहीं प्रोवाइड की। आई रिमेंबर, दो इतना पुराना टाइम नहीं है डायनासोर्स वाला, लेकिन आई रिमेंबर देयर वर वेरी फ्यू चैनल्स एंड आवर पेरेंट्स वर टीचिंग अस कि आप कुछ ऐसा करें कि आप टीवी पे आएँ, अच्छी सेंस में, बुरी सेंस में नहीं। और बहुत लिमिटेड से मेंटोर्स होते थे, उनका बोलने का तरीका, और मैं बड़ी अच्छी, अभी तो रील्स, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, there are social handles, every single reel has been transported to all these mediums. पहले आपको जो अपने mentors नज़र आते थे वो लिमिटेड सी देर के लिए नज़र आते थे, you used to wait for whole week कि अच्छा वो प्ले आएगा या उनका टॉक शो आएगा, तो एक फैसिनेशन होती थी उनको देखने की, उनकी बात सुनने की, और बड़ी कम डिस्ट्रैक्शन थी। तो अभी जो हम लोगों ने उनको एक शॉर्ट टर्म मीडियम पे लगा दिया है, एक रिसर्च है दैट आई वांट टू शेयर, नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड 45 से 25 मिनट्स पे आ चुका है। हम लोगों ने ड्रामा देखा हुआ था 1 घंटे का, उस पे भी बात ख़त्म नहीं हुई, वही स्किम होके बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ इंस्टा पे 1.30 मिनट्स और यू कैन से 90 सेकेंड्स की वीडियो है। अब अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक ना हो तो आप स्किप कर देते हैं। यार मुझे साइलेंट रील समझ में नहीं आती। बिल्कुल, आपको लगता है शायद प्रॉब्लम, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। You're so right. Yes. एंड दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। आपके ब्रेन को जो रश, जो मज़ा, जो ग्रेटिफिकेशन मिलती थी पूरा 1 घंटे का ड्रामा देख के, वो बर्दाश्त, वो टॉलरेंस हमने स्किम कर दी इन बच्चों में 2 मिनट के अंदर। पहले हम टीवी के ऊपर कमर्शियल्स के साथ ड्रामा देखते थे, अब हम प्रेफर करते हैं यूट्यूब पे देखें ताकि हमें कमर्शियल्स ना मिले, और फिर हम सब्सक्रिप्शन भी देने को तैयार है कि बीच में एड्स ना चले। यू आर सो राइट, हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अब अगर हमारे पास इस जनरेशन के लिए इंस्पिरेशंस नहीं हैं तो ये बहुत जल्दी बोर होंगे, ये बहुत क्विक फिक्स मांगेंगे आपसे, कहेंगे ये तो ओवरनाइट हो जाना चाहिए। जर्नी में मज़ा तब आता है जब इंस्पिरेशन हो एंड में। अगर आपके जर्नी के एंड में इंस्पिरेशन नहीं है तो आप सिर्फ डेस्टिनेशन के पर्सन हैं, आपको मंजिल चाहिए, सफ़र नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी के बच्चे और अभी की जनरेशन का सबसे बड़ा डिलेमा ये है, वो जिस चीज़ में से गुजरे हैं उनके पास इंस्पिरेशंस नहीं हैं। हमारी इंस्पिरेशन हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से निकली थी। उनकी बिली आइलिश है, जो कि बुरी बात नहीं है, कोल्ड प्ले है, आई डोंट माइंड, बट द थिंग इज़ वेयर आर आर इंडिजिनस इंस्पिरेशंस। हमारी इंस्पिरेशंस का है, या तो हम ऐसे लोगों को चेरिश करते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जैसे कि ईदी, नूरजहां, मैनी अदर पीपल, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उनका म्यूज़िक, और जो जाने वाले हैं उनको हम तब पकड़ते हैं जब वो जा चुके होते हैं। हम उस टाइम पे उनको चेरिश नहीं करते, उनको रीलिव नहीं करते जब वो हमारे साथ होते हैं। इट गोज़ विद आवर फैमिली टू। हम अपनी फैमिली, अपनी इमीडिएट फैमिली को देख लें, हम उनको उस वक्त चेरिश नहीं कर रहे होते, कितना फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। एंड सडनली यू हियर अ न्यूज़ और आप कहते हो कि वाओ
मतलब हमने क्या किया है, हाँ, यू नो दैट्स द गिल्ट दैट स्टेज विद Yes, यू, राइट? true. थैंक यू वेरी मच लेडीज, बहुत शुक्रिया, इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और आई बिलीव कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास ज़्यादा सारा टाइम हो, हम बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करें, क्योंकि समहाउ इस तरह की कॉन्वर्सेशंस की आई बिलीव हमारी सोसाइटी में हम लोगों को बड़ी ज़रूरत है, जो कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होगा इसका, लेकिन स्टिल हम बात करें, यही आई बिलीव कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है हमारी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, साल का इख्तिताम हो रहा है 2025 हम सबके लिए बड़ा डिफरेंट। मैंने इस प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि हर एक के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे, किसी के लिए अच्छा रहा, किसी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। मैं बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि आई बिलीव हर एक के लिए कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने अच्छा किया होता है। लेकिन आइंदा आने वाले साल आपके लिए कैसा होगा, आपकी ओवरऑल जो कह लें लाइफ के लिए, इस मुल्क के लिए, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी चीज़ों के हवाले से कुछ ना कुछ जाने। ज़ाहिर है गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, बट स्टिल सितारों की और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हमें क्लैरिटी भी मिलती है। सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। 2025 का इख्तिताम हो रहा है जी, अगला साल है। मैं आगाज़ में जो पहला सवाल है वो अपने मुल्क के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से करूँगी। हमने बड़े इसमें जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो भी एक्सपीरियंस किए इस साल में, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ चीज़ों में अच्छा भी रहा। आइंदा आने वाला साल हमें ज़रा बताएं थोड़ा सा, क्या कहते हैं? अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं 2025 कंपैरेटिवली विद 2026, 2025 का एक सिंगुलर नंबर है और वो नंबर था 9 नंबर। ठीक है। 9 नंबर हमारी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो रिलेट करता है मार्स को। मार्स आसमानी कौंसल के ऊपर एक तरह का आप समझें कि सिपाही सलार है, जंगो जदल को, फ्रस्ट्रेशन को, ग्रेशन को, ब्लड प्रेशर को, लड़ाई झगड़े को रिलेट करता है, और ये वॉर लॉर्ड है। हमारी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में ऑब्वियसली पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में भी आप देखें कि कहीं ना कहीं तौर के ऊपर बहुत टेंशन और स्ट्रेस का माहौल रहा, और मुतअद्दिद वार्ड्स भी रहीं जिसमें बहुत प्रोमिनेंट वार्ड्स थी जो कि अनएक्सपेक्टेडली और अनयूजुअल थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए 2025 इस एतबार से बहुत एक इज़्ज़त वाला साल भी हुआ कि पाकिस्तान को जब पाकिस्तान की वॉर हुई तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक एक्सेप्टेबिलिटी दिलाई, डोमिनेंसी दिलाई, इज़्ज़त दिलाई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद हुआ। बिल्कुल ठीक। ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि हर उस पाकिस्तानी का जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं। ये पाकिस्तान का एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है, और वो ये टाइम स्टार्ट हुआ है नवंबर 2024 में। पाकिस्तान का जब हम भी चार्ट चेक करते हैं तो पाकिस्तान के चार्ट को हम कंपैरिजनली 2 तरह से चेक करते हैं। एक 1947 के चार्ट को, जब पाकिस्तान पहली दफ़ा जो है मार्ज़ वजूद में आया, फिर हम सेकंड चार्ट चेक करते हैं 1971 का, जब हम पाकिस्तान का एक दोबारा से जोग्राफिकल मैप जो है थोड़ा सा चेंज हुआ। दोनों कंपैरिजन मैप्स के एतबार से देखा जाए तो ये जो टेन्योर चलेगा पाकिस्तान का, जो कि एक तरक्की का है, अरूज का है, प्रॉस्पेरिटी का है, और ग्रेजुअली तौर के ऊपर चीज़ों का अपने असल की तरफ लौटने का है, ये टेन्योर रहेगा तकरीबन को 10 ईयर्स। 10 ईयर्स, ये 10 साल का दौर है। इसको हम सैटर्न का दौर बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम इसकी एतबार से चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली तौर के ऊपर अपने असल की तरफ लौटती हैं, और ग्रेजुअली तौर के ऊपर चीज़ें प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाती हैं। ये रहेगा पाकिस्तान के चार्ट में नवंबर 2034 तक। इस एतबार से हर बदलते साल आप ये देखेंगी कि चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर बहुत अच्छी और बेहतर हो रही हैं। अब 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 एक ऐसा साल है जो कि 12 साल के बाद अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत खुशबख्त साल होगा। वो इस वजह से कि जुपिटर जो कि मज़हब को रिलेट करता है, हमारी एस्ट्रोलॉजी में कुशादगी रिस्क को रिलेट करता है। हर वो शख्स जो कि रिस्क कमाने के लिए घर से निकलता है उसकी उम्मीदों को रिलेट करता है। हर वो शख्स जो कि अपने रोज़गार को बढ़ाना चाहता है, या हर वो हमारी बहन जो कि अपनी शादी या अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करना चाह रही है। तो जुपिटर बेसिकली हमारी एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करता है खुशबख्ती को, दिली मुरादों के पूरा होने को, नेकी को, प्रॉस्पेरिटी को, रिस्क को। और जुपिटर 12 साल के बाद अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है, और इसकी एग्जॉल्टेड पोजीशन स्टार्ट होगी अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम 2 जून से ऑनवर्ड्स। ठीक है, 2 जून से लेके इसने अपने एग्जॉल्टेड हाउस में रहना है बाय द एंड ऑफ अक्टूबर तक। तो ये टेन्योर ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा
पाकिस्तान की इकोनॉमिकली राइज़ के लिए बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान में बसने वाले जो अफराद हैं उनकी मायूसियों को मज़ीद और ख़त्म करेगा। अवाम की ना सिर्फ मायूसियाँ ख़त्म होंगी बल्कि अवामी सतह के ऊपर रिस्क में बेहतरी आएगी, बिज़नेस में बेहतरी आएगी। जो 2025 में बिज़नेस के अतबार से चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रहीं, 2025 में जहाँ पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किसी तौर के ऊपर मुतासर रही, ना सिर्फ 2026 में आप ग्रेजुअली तौर के ऊपर, ओवर द नाइट नहीं लेकिन ग्रेजुअली तौर के ऊपर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को आप बेहतर होता हुआ महसूस करेंगे कि चीज़ें कहीं ना कहीं पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान से बिज़नेस जो है वो ग्रो कर रहा है और बिज़नेस मैन जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर आपको थोड़ा खुशहाल नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है। फिर अगर हम बात करें उन अफराद की जो कि किसी भी तौर के ऊपर अपना नसीब और रिस्क लिंक्ड करते हैं दूसरे वतन के साथ, आबाई वतन के साथ, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हुए एज फ्रीलांसिंग काम कर रहे हों और किसी न किसी तौर के ऊपर कोई ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हों जो कि उनको रिस्क जो है वो बाहर से दिला रही हैं। तो जुपिटर का ताल्लुक होता है ऐसे रिस्क से, ऐसी इनकम से भी जो कि आपको दियार गैर से आ रही हों, जो कि आपको बाहर से मिल रही हों या आपको ऑनलाइन किसी भी तौर के ऊपर चीज़ें मिल रही हों। तो इस एतबार से ऐसा तबका भी जो कि हमारा बहुत यूथ है इसमें, जो कि किसी तौर के ऊपर आजकल बहुत फ्रीलांसिंग कर रही हैं, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो AI टेक्नोलॉजीज़ हों। तो इस एतबार से 2026 कंपैरेटिवली उनके लिए भी बहुत अच्छा साल होगा। बिल्कुल ठीक है। इस एतबार से अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकली सूरत हाल या पाकिस्तान की सरहदी सूरत हाल के ऊपर, ऑब्वियसली पाकिस्तान का स्टिल अभी भी वेस्टर्न बॉर्डर को बहुत अभी सिक्योर नहीं चल रहा, चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी अनरेस्ट हैं। पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी अनरेस्ट हैं। बिल्कुल ठीक है। जनवरी का मंथ जो है ये थोड़ा सा क्रूशल है, क्योंकि मंथ ऑफ जनवरी में वॉरलॉर्ड मार्स जुपिटर के साथ ऑपोजिशन की पोजीशन पे है और यही ऑपोजिशन का सिनेरियो कंजंक्शन में चेंज होना है बाय द एंड ऑफ 2026 और वो मंथ होगा नवंबर का। ठीक है। ये 2 महीने पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी के एतबार से थोड़ा से प्रॉब्लमेटिक होंगे। जनवरी में आपको थोड़ा सा अनरेस्ट नज़र आएगा पाकिस्तान की कश्मीर के एतबार से जो सिनेरियो बनता है बॉर्डर साइड, लेकिन वो बहुत प्रोलॉन्ग नहीं करेगा। चीज़ें सिमट जाएंगी, चीज़ें कंट्रोल्ड हो जाएंगी और उसके बाद पूरा साल कहीं ना कहीं पे चीज़ें अमन की तरफ बढ़ेंगी, खुशहाली की तरफ बढ़ेंगी, क्योंकि जुपिटर पाकिस्तान के चार्ट में आ रहा है 3rd हाउस में और 3rd हाउस रिलेट करता है आपकी नेबरिंग कंट्रीज को। और जुपिटर के 3rd हाउस में रहना डायरेक्टली तौर के ऊपर देखेगा 9th हाउस को और 9th हाउस रिलेट करता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान की उन ममालिक के साथ चीज़ों को जो कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान की कहीं ना कहीं पे दोस्ताना मरासम है। और 2026 में जब जुपिटर चेंज करेगा 2 जून को, तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान की जो पासपोर्ट की वर्थ है आपको कंपैरेटिवली 2025 में 2026 में बहुत अच्छी बेहतर नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगी, हमारे पास वक्त कम है क्योंकि ये तो हमने पाकिस्तान के हवाले से बात की, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी या ज़ोडिक साइंस जो होते हैं उस पर भी लोगों का बड़ा होता है कि जी हमारा साल कैसा रहेगा। मैं चाहूँगी क्विकली अगर आप हमें एक एनालिसिस दे सकें। इसमें हम फिर सब ज़ोडिक साइन को एनालाइज कर लेते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एरीज से, और क्योंकि ज़ोडिक साइन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एरीज को अगर देखा जाए तो एरीज के लिए ये कंपैरेटिवली साल, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी बात करूं और मतलब ऐसी बात नहीं हो कि जो मोटिवेटेड रखे लोगों को। जो मोटिवेटेड रखें, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे साल में एक्लिप्सेस भी आने हैं, पूरे साल में कुछ वीक पोजीशंस भी हैं, लेकिन मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो कि अच्छे हों। बिल्कुल ठीक है। एरीज वालों के लिए देखा जाए, एरीज वालों के लिए ट्रैवलिंग का साल है, एरीज वालों की पॉजिटिव रिलेशनिंग का साल है अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। एरीज वालों के लिए अपने ज़ाती प्रॉपर्टी को, ज़ाती घर को अपग्रेड करने का साल है, अपनी ज़ाती व्हीकल को अपग्रेड करने का साल है। एरीज वालों की अपनी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत के इजहार का साल है, तो इस एतबार से चीज़ें इनके लिए कंपैरेटिवली अच्छी होंगी। ठीक है। टॉरस की बात की जाए तो टॉरस के लिए इनिशियली तौर के ऊपर उनकी फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन को स्टेबल करने का साल है। उनको 2025 में जो नुकसानात हुए अल्लाह ताला उसको रिकवर करवाएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर टॉरस वालों की ज़िंदगी में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी का साल है। ठीक है। ये स्पिरिचुअल जर्नी उनकी फिजिकल भी हो सकती है, जैसे कि आप उम्रा, हज, ज़ियारत के लिए चले जाएं। ये स्पिरिचुअल जर्नी उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे इंटरनल भी होगी। बिल्कुल ठीक है। जेमिनी की बात करें तो जेमिनी वाले इनिशियली तौर के ऊपर कुछ अपनी ज़ात से ऐसा करने की कोशिश करेंगे जिससे सिर्फ उनकी ज़ात को नहीं बल्कि पूरे माशरे को या इर्द गिर्द के एटलीस्ट माहौल को कुछ अच्छा डिलीवर हो। कुछ ऐसी चीज़ों की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे जिससे कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ। सेकंड फेज़ में अगर देखा जाए तो जुपिटर वाले लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली ग्रोथ की तरफ जाएंगे। जेमिनी वाले लोग जो हैं जब जुपिटर चेंज करेगा इनके फाइनेंस के हाउस में तो ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर ग्रोथ की तरफ जाएंगे और इस साल इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पर बहुत सिक्योर रहेगा। कैंसेरियंस की बात की जाए तो कैंसेरियंस वाले लोग इनिशियल फेज़ में देखा जाए 2026 में बदनज़री से ख़त्म होगा इनका चीज़ें,
रुकावटें, परेशानियां, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस फेज़ से ये बाहर निकलेंगे, एक ट्रॉमेटिक कंडीशन से बाहर निकलेंगे। और सेकंड फेज़ में देखा जाए तो उनका तवक्कल बहुत स्ट्रांग होगा। ये अपनी हर चीज़ को अल्लाह के साथ लिंक करेंगे, रूहानियत के साथ लिंक करेंगे। और कैंसेरियंस का साल जो है वो शादी का साल भी है। कैंसेरियंस अगर कोशिश कर रहे हैं अपनी शादी के लिए तो उनकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, इस साल शादी हो जाएगी। लियंस की बात की जाए तो लियंस के लिए पहले जो 3 महीने हैं ये थोड़ा सा उनकी सिर्फ स्ट्रगल करने का टाइम है। इसमें वो रिज़ल्ट्स नहीं अचीव कर सकेंगे, स्ट्रगल रहेगी, लेकिन उनको रिज़ल्ट्स मिलने का टाइम जो है वो स्टार्ट होगा माह शवाल से। और माह शवाल स्टार्ट हो रहा है मार्च के मिड के बाद से। तो इस एतबार से मार्च मिड के बाद से जब चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी तो लियंस वालों को उस तमाम मेहनत का इन रिटर्न मिलेगा जो कि उन्होंने साल के पहले 3 मंथ्स में ऑलरेडी की हैं। ठीक है। वर्गन्स की बात की जाए तो वर्गन्स वालों के लिए देखा जाए तो उनके अंदर एनर्जी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसला बिल्डअप होगा। इनिशियली तौर के ऊपर उनको ज़िंदगी में इस तरह के कंपेनियंस मिलेंगे जो कि उनको थोड़ा सा ग्रो करवाने की कोशिश करें। उनके घर से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना शुरू होंगे। उनकी ज़िंदगी में अपनी मैरिटल लाइफ को बेहतर करने के कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलना शुरू होंगी। और सेकेंडली तौर के ऊपर वर्गन्स वालों को देखा जाए तो उनको ज़िंदगी में इनकी ऐसी ख्वाहिशात जो कि बहुत तवील अरसा से हैं और वो पेंडिंग है, इस साल जून ऑनवर्ड्स इनकी एक एक करके वो ख्वाहिशात पूरा होना शुरू होंगी। लिबरल्स की बात की जाए तो लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में ये साल इनकी करियर की कामयाबी का साल है। ये अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं, जॉब से पार्टनरशिप की तरफ मूव कर सकते हैं। ये बहुत जो है संजीदगी के साथ अपने करियर ओरिएंटेड रहेंगे और करियर को ही किसी तौर के ऊपर ये बेहतरी की तरफ लाएंगे। और उसमें इनको कामयाबी मिलने का जो सही फेज़ आएगा वो स्टार्ट होगा जून, जुलाई, अगस्त। ये 3 महीने से एतबार से बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियंस की बात कीजिए तो स्कॉर्पियंस के लिए ये साल इनिशियली तौर से ही बहुत अच्छा है। इनिशियली तौर से ही इनका मंथ ऑफ जनवरी से ही इनका अपना माइंड का रिलेटेड प्लैनेट इनके चार्ट के 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आ रहा है। तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इस एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि इनका हिम्मत, हौसला, एनर्जी, कॉन्फिडेंस स्टेबल होगा। ये अपनी ज़िंदगी में इमोशंस को बहुत स्टेबल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनली तौर के ऊपर इम्पल्सिव रिएक्ट करते हैं। स्कॉर्पियंस इस साल में अपने इमोशंस को ना सिर्फ बैलेंस करेंगे बल्कि जुपिटर का इनके चार्ट के 9th हाउस में होना इनको स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बहुत वेल कनेक्टेड रखेगा। और इनकी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह के बिजनेसेस इनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएंगे जो कि इनके आबाई शहर या वतन से दूर हों। होमलैंड या ऑनलाइन या ट्रेड या स्टॉक या क्रिप्टो या फॉरेक्स किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट ऑडिक्सन आता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों को देखा जाए तो इनिशियली तौर के ऊपर जो फर्स्ट मंथ है जनवरी का, इसमें ये अपनी बहुत सारी सोचों में डिस्टॉर्टेड नजर आते हैं। लेकिन डिस्टॉर्शंस का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं है। इनके पास आइडियाज़ भी होगा, इनके तबीयत में आला ज़रफ़ी भी होगी, इनके पास मोहब्बत भी होगी, अपनायत भी होगी, क्रिएटिविटी भी होगी और इनके अंदर कुछ करने का जज्बा भी होगा। ये सिर्फ पहले 15 दिन अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लाइन अप करेंगे, चीज़ों को लाइन अप करेंगे कि इन्होंने चीज़ों को कैसे डिलीवर करना है, कैसे बेहतरी की तरफ लाना है। उसके बाद फिर ये सही मायने में चीज़ों को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना शुरू करेंगे। कैप्रिकॉनियंस को देखा जाए तो कैप्रिकॉनियंस के लिए ये साल सबसे खुशबख्त साल होगा। कंपैरेटिवली माजी के जो साल इन्होंने ज़िंदगी में गुजारे हैं, जिस ट्रॉमा में, हेल्थ की प्रॉब्लम्स में, फाइनेंशियली तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पे इश्यूज़ रहे, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे इनसिक्योरिटीज़ रहीं, तो कैप्रिकॉनियंस इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलेंगे। कैप्रिकॉनियंस अपनी ज़िंदगी में डू एंड डाई वाली कंडीशन पे होंगे और बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग की तरफ जाएंगे। ना सिर्फ रिस्क टेकिंग की तरफ जाएंगे बल्कि इनकी हेल्थ स्टेबल होगी, इनकी शादी होने के चांसेस बहुत हाईलाइटेड हैं, इनको अपनी मोहब्बत मिल जाने के चांसेस हैं, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे जो अमाउंट पैसा स्टक है वो इनको मिलना शुरू होगा। एक्वेरियंस की बात की जाए तो एक्वेरियंस वाले इनिशियली तौर के ऊपर जो पहले 4 मंथ हैं इनकी ज़िंदगी में लॉटरी के अतबार से बहुत अच्छे हैं, इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत के अतबार से बहुत अच्छे हैं, इनकी ज़िंदगी में सोशली तौर के ऊपर सोशल सर्कल के अतबार से बहुत अच्छे हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इनको ब्लेस्ड कर सकें। सेकंड फेज़ में देखा जाए तो एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में इनकी जॉब स्विच हो रही है, जॉब बहुत अच्छी हो रही है, प्रमोशन हो रही है, कुछ नए लायबिलिटीज़, कुछ नई जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर इम्पोज हो रही हैं और इनकी ज़िंदगी में जो लोग इनके लिए सही नहीं है अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर उनको इनकी ज़िंदगी से निकाल देगा। पाइसेस की बात की जाए तो पाइसेस वालों के लिए इटसेल्फ ये जो साल है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे इनिशियली तौर के ऊपर तो इनसिक्योर रहेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर हावी भी रखेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव भी रहेंगे, लेकिन इनकी ओवर सेंसिटिविटी जो है ये इंशाल्लाह थमना शुरू होगी फेब ऑनवर्ड्स। फेब ऑनवर्ड्स इनकी ज़िंदगी में चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ आएंगी,
इनके ख्वाब जो अधूरे थे वो पूरा होना शुरू होंगे। इनके अंदर अल्लाह ताला कुछ ऐसा हिम्मत हौसला अता करेगा कि चीज़ों को कुछ बेहतरी की तरफ ला सकें। ये अपने फैमिली इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे, ये अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको ख़रीदने की तरफ जाएंगे, ये अपनी व्हीकल को अपग्रेड करने की तरफ जाएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को लेके कुछ मज़ीद और ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई लोगों की नज़रों में हासिल कर पाएंगे। और इनका जो एंड है जो कि आखिरी 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर पाइसेस के एतबार से इनकी ज़िंदगी में इनके ना सिर्फ हसूल मोहब्बत का टाइम होगा, बल्कि कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे पाइसेस जो कि कोशिश कर रहे हैं शादी का, तो आखिरी 2 महीनों में अल्लाह ताला करम करेगा कि इनकी किसी अच्छी जगह पे शादी ज़रूर हो जाएगी। ओके, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको जल्दी में बहुत बुलवाया और मैंने आपसे सारा कुछ जानने की कोशिश की, बट आई होप कि जितने भी ज़ोडिएक साइंस इन्होंने बताए हैं उनके लिए जो अच्छी चीज़ें हैं जिंदानी साहब ने वो डिस्कस की है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते 1 साल हमारा जो अपना इस शो का साल है, इसमें हमने अपनी तमाम तर जो कोशिशें हैं, मेरी टीम ने, मैंने कोशिश की कि जो भी स्टोरीज़ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं वो यादगार रहें और समहाउ हम कंट्रीब्यूट कर सकें इस प्लेटफॉर्म से। पूरा साल दिन की जो शुरुआत हुई हमने अच्छी बातों से और जो भी इशूज़ हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश की। सो हम ये रैप में आपको लिए चलेंगे कि इस साल हमारा जो गुड मॉर्निंग पब्लिक है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, और आप ये देखें। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। हाय, गुड मॉर्निंग, आई एम फीलिंग वेरी गुड। कौमों की, नस्लों की अगर तकदीर बदल सकती है तो मेरे ख्याल में तालीम है। जहाँ मईशत का ताल्लुक है, देखिए मईशत जो है जंग में नहीं हो सकती। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। को बता रहे हैं कतर के शहर दोहा में जी ये चैंपियनशिप हुई। पाकिस्तानी खवातीन ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ठीक है, पक्का? हाँ, जाएगा। धीरज मंधान एक पाकिस्तानी हिंदू कंटेंट क्रिएटर है। दिवाली हो, होली हो, नवरात्रि हो, इन जैसे त्योहारों की सादा मगर बड़ी खूबसूरती के साथ इनकी जो वीडियोस हैं वो वायरल हुई। आपकी याद आती रही रात भरी, रात भरी। आपने किसी एक मामूली बात से अपना मूड खराब नहीं करना, उसको कोशिश करना इग्नोर करें। मौसम बना है, ये अब प्रॉपर मॉनसून स्टार्ट हमारा होने जा रहा है। ये बैट्समैन हैं, ये बॉलर हैं, ये T20 खेलते हैं, ये ODI खेलते हैं, ये टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। क्यों? क्योंकि मेहरबान है PCB उनके ऊपर। क्या बना रहे हैं आज आप? मिस चिकन पकौड़ा आज बना रहे हैं। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी